क्या आप जानते हैं कि इंडिया, जो पहले ही दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, 2030 तक ग्लोबल ऑयल डिमांड ग्रोथ का 1/3 से ज्यादा हिस्सा अकेला देगी। इस हेडलाइन के पीछे 3 स्टेट बैक्ड जायंट्स हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो मिलकर देश के लगभग 87% फ्यूल रिटेल नेटवर्क को चलाते हैं। आज के वीडियो में हम ऑयल इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर को समझेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की परफॉर्मेंस देखेंगे, उनके चैलेंजेस और फ्यूचर आउटलुक पर बात करेंगे। मार्जिन्स, मल्टीपल्स और मेगा प्रोजेक्ट्स पर जाने से पहले ये डिफाइन करते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती क्या है। ऑयल वैल्यू चेन के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अपस्ट्रीम, जमीन से क्रूड ढूंढना और निकालना, जैसे कि ONGC। मिड स्ट्रीम, उस क्रूड को समुद्र और पाइपलाइन से भेजना, जैसे कि गेल इंडिया। डाउनस्ट्रीम, क्रूड को यूजेबल प्रोडक्ट्स में बदलना और कार्स, किचन्स, जेट्स और फैक्ट्रीज तक पहुंचाना। इंडिया की 3 पब्लिक OMCs, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, डाउनस्ट्रीम का ज्यादातर हिस्सा कंट्रोल करती हैं। ये क्रूड इंपोर्ट करते हैं, रिफाइनरीज पर प्रोसेस करते हैं, पाइपलाइन से फ्यूल्स भेजते हैं और 87,000 प्लस रिटेल पॉइंट्स पर बेचते हैं। हम लगभग 1 मिलियन बैरल्स पर डे की एडिशनल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, जिससे टोटल डिमांड 2030 तक 7 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच सकती है। ये सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं, इंडिया का पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑल टाइम हाई 239 मिलियन टन्स टच कर चुका है। और इस डिमांड को क्या फ्यूल कर रहा है? कुछ पावरफुल लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। रैपिड अर्बनाइजेशन से 2036 तक सिटी ड्वेलर्स 600 मिलियन तक बढ़ सकते हैं, 2011 के 31% पॉपुलेशन शेयर से ऊपर जाकर। हर नया सबर्ब पेट्रोल या डीजल के लिए नया मार्केट है। मोबिलिटी एक्सप्लोड कर रही है। इंडिया में हर 1000 लोग पे 185 टू व्हीलर्स और कार्स मिलकर लगभग 310 मिलियन व्हीकल्स बनते हैं और ओनरशिप अभी और बढ़ रही है। एविएशन भी पैरेलल टेक ऑफ पर है। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक 2030 तक डबल होके 300 मिलियन हो सकता है। अब इस सर्जिंग डिमांड को मीट करने के लिए OMCs रुक नहीं रही। इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी 2024 में 254 मिलियन टन्स पर एनम पर है। पर किकर ये है, नए प्रोजेक्ट से कैपेसिटी बढ़कर 450 MTPA तक ले जाने की तैयारी है। हम मेजर एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। पहला, OMCs रिफाइनिंग और पेटकेम कैपेसिटी को टर्बोचार्ज कर रही हैं। 3 OMCs आज देश की 257 MMTPA रिफाइनिंग सिस्टम का लगभग 60% कंट्रोल करती हैं और अब ब्राउन फील्ड डीबॉटलनेकिंग और ग्रीन फील्ड बिल्ड्स पर डबल डाउन कर रही हैं। इंडियन ऑयल 2028 तक कैपेसिटी 80.75 से 98.4 MMTPA करने का प्लान कर रहा है। पानीपत 25 MMTPA और गुजरात 18 MMTPA तक मेजर अपग्रेड्स इंक्लूडेड हैं। भारत पेट्रोलियम बिना रिफाइनरी को 7.8 से 11 MMTPA तक एक्सपैंड कर रहा है, एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट का पार्ट। इसके अलावा BPCL आंध्र प्रदेश में एक नई रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर कर रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम विशाखापट्टनम रिफाइनरी को एक्सपैंड करके 15 MMTPA कैपेसिटी तक ले जा रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में 2022 से HP ड्यूरापॉल ब्रांड के साथ मौजूद है और कैपेसिटी और बढ़ा रहा है। मॉलिक्यूल्स की फास्टर डिलीवरी के लिए OMCs ने पिछले 5 सालों में लगभग 8000 किलोमीटर पाइपलाइंस ऐड करके फाइनेंशियल ईयर 25 तक 28,671 किलोमीटर तक पहुंचे, 38.6% की जंप। क्लियरली OMCs आज के पेट्रोल डीजल के लिए ही नहीं बल्कि लो कार्बन ट्रांसपोर्ट के फ्यूचर एंकर के तौर पर भी स्केल कर रही हैं। आखिरी, मार्केट स्ट्रक्चर पर एक नजर डालते हैं। 3 पब्लिक OMCs मिलकर इंडिया के फ्यूल रिटेल मार्केट का लगभग 90% कंट्रोल करती हैं। प्राइसिंग पावर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलते हैं इससे। इस इंफ्रा को रेप्लिकेट करना कैपिटल इंटेंसिव है। नोटेबली ये इंटीग्रेशन स्टेबिलिटी भी देता है, जैसे कि IOC के पाइपलाइन और पेट्रोकेमिकल ऑपरेशन स्टेबल रेवेन्यूज देते हैं जो रिफाइनरिंग साइक्लिकलिटी को कुछ हद तक ऑफसेट करते हैं। ये एक ओलिगोपोली है जरूर, पर जो कंज्यूमर प्राइसेस पर सरकारी ओवरसाइट के सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में ऑपरेट करता है। इंडियन ऑयल का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में 11,704 CR यानी कि -54% ईयर ऑन ईयर से फाइनेंशियल ईयर 24 में 43,161 CR तक चढ़ गया। पर फाइनेंशियल ईयर 25 में मार्जिन्स नॉर्मलाइज होने पर 13,789 CR पर आ गया। BPCL और HPCL का
पैटर्न भी मिलता जुलता रहा। बीपीसीएल का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 21 के 17,320 सीआर से फाइनेंशियल ईयर 23 में 2,131 सीआर तक गिरा। फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में 26,859 करोड़ तक सर्ज हुआ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 13,337 सीआर पर ईज हो गया। इसी बीच हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 21 के 10,663 सीआर से फाइनेंशियल ईयर 23 में 6,980 सीआर तक गिरा। फाइनेंशियल ईयर 24 में 16,015 सीआर तक सर्ज हुआ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 6,736 सीआर पर नॉर्मलाइज हो गया। पर ये वॉलेटिलिटी आई क्यों? फाइनेंशियल ईयर 23 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल क्रूड प्राइसेस लगभग $100 पर बैरल तक चढ़ गए। इंपोर्ट कॉस्ट तेजी से बढ़ गए एक ऐसे देश के लिए जो अपनी 85% ऑयल नीड्स इंपोर्ट करता है। सरकार ने साल भर डोमेस्टिक पेट्रोल, डीजल, एलपीजी प्राइसेस को काफी हद तक लो रखा ताकि कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन से बचाया जा सके, जिससे ओएमसीज को कॉस्ट से नीचे फ्यूल बेचना पड़ा। डिमांड स्ट्रांग होने के बावजूद हेवी मार्केटिंग लॉसेस उठे। रिफाइनरी मार्जिन्स भी फाइनेंशियल ईयर 22 के हाई से सॉफ्टन हुए। अर्निंग्स पर और प्रेशर आया, अंडर रिकवरीज मैसिव हो गई। एक टाइम पे डीजल पर 27.7 रुपीज पर लीटर और पेट्रोल पर 17 रुपीज पर लीटर तक। हालांकि बाद के डेवलपमेंट्स ने इन लॉसेस को एलिमिनेट करने में मदद की। फाइनेंशियल ईयर 24 में पिक्चर फ्लिप हो गई। ग्लोबल क्रूड प्राइसेस सॉफ्टन हुए और डोमेस्टिक रिटेल फ्यूल प्राइसेस स्टेडी रहे, जिससे ओएमसीज को ज्यादा हिस्सा साल भर हेल्दी मार्केटिंग मार्जिन्स मिल पाए। रिफाइनिंग मार्जिन्स भी फेवरेबल प्रोडक्ट क्रैक्स और डिमांड रिकवरी की वजह से रिबाउंड हुए। ओएमसीज ने फाइनेंशियल ईयर 24 में बम्पर प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल की कंबाइंड प्रॉफिट 81,000 सीआर तक पहुंच गई। प्री ऑयल क्राइसिस सालों के 39,356 सीआर एनुअल अर्निंग से काफी ऊपर। मार्जिन्स के टर्म्स में ओएमसी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करने में रिफाइनरिंग सेंट्रल रोल निभाता है। ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन्स का बूम स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 23 में एक्सेप्शनल $17.28 था। पोस्ट कोविड डिमांड और डिस्काउंटेड रशियन क्रूड से मार्जिन सर्ज हुए, पर फ्रोजन रिटेल प्राइसेस की वजह से ओएमसीज फुल्ली बेनिफिट नहीं कर पाए। मार्केटिंग लॉसेस ने गेन्स को आउटवे कर दिया। मार्केट नॉर्मलाइज होते ही फाइनेंशियल ईयर 25 में रिफाइनिंग मार्जिन्स कूल होके $5.79 पर आ गए। फाइनेंशियल ईयर 25 में रिफाइनिंग मार्जिन्स लोअर होने के बावजूद ओएमसीज को पेट्रोल डीजल पे प्राइसिंग ऑटोनॉमी मिली, जिससे मार्केटिंग मार्जिन्स रिकवर हुए और एक स्वीट स्पॉट क्रिएट हुआ। इंडियन ऑयल ने 71,099 सीआर ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करके डेट रिड्यूस किया और कैपेक्स फाइनेंस करके फ्यूचर ग्रोथ के लिए पोजीशन स्ट्रांग की। ध्यान दें, ओएमसी स्टॉक्स मॉडरेट मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले ओएमसी स्टीप डिस्काउंट पर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनडिमांडिंग है। पर असली वैल्यू अनलॉक तभी होगी जब कैश फ्लोज कंसिस्टेंट और पॉलिसी इंटरफियरेंस कम हो। प्राइस ग्रोथ का बल्क फाइनेंशियल ईयर 24 में अर्निंग्स रीबाउंड से आया, जबकि वैल्यूएशंस अभी भी लो मल्टीपल्स पर हैं। साइक्लिकलिटी और पॉलिसी रिस्क के बावजूद वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंपेलिंग है, स्पेशली री रेटिंग पोटेंशियल के साथ ही ओएमसीज फ्यूल सेलर्स से इंटीग्रेटेड एनर्जी फर्म बनने के लिए एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। नंबर 1, मेगा रिफाइनरी एक्सपेंशंस और पेट्रोकेमिकल्स इंटीग्रेशन। जैसे पहले मेंशन हुआ था, बीपीसीएल का बिना एक्सपेंशन और नया एथिलीन क्रैकर यूज एक सिग्निफिकेंट पेट्रोकेमिकल प्लेयर बना देगा। आईओसी पानीपत को एक्सपैंड कर रहा है और एक नई कोस्टल रिफाइनरी इवैल्यूएट कर रहा है, जिसमें हाई पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी होगी। एचपीसीएल का बामर कॉम्प्लेक्स उसकी रिफाइनरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा और एक बड़ा पेट्रोकेमिकल पोर्टफोलियो ऐड करेगा। ये मूव्स ओएमसीज को हायर वैल्यू केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने और पेट्रोकेमिकल्स की ग्रोइंग डिमांड से कैपिटलाइज करने के लिए पोजीशन करते हैं। सेकंड है नेचुरल गैस एंड रिन्यूएबल्स। सभी ओएमसीज ने एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट किया है। एचपीसीएल ने अभी गुजरात में एक नया एलएनजी रीगैस टर्मिनल ऑपरेशनलाइज किया है। ओएमसीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी लेवरेज कर रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी 224 मेगावाट, इंडियन ऑयल की 252 और भारत पेट्रोलियम की 155 मेगावाट पर है। थर्ड है बायोफ्यूल्स। ओएमसीज इंडिया की एथेनॉल ब्लेंडिंग ड्राइव को स्पेयर हेड कर रहे हैं। ऑलरेडी लगभग 18% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर चुके हैं और 2025-26 तक 20% पर ट्रैक पर हैं। ये 1G 2G एथेनॉल प्लांट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बीपीसीएल का बारगढ़ बायो रिफाइनरी।
वो रिफाइनरीज पर ग्रीन हाइड्रोजन भी पायलट कर रहे हैं। प्रॉमिसिंग आउटलुक के बावजूद सबसे बड़ी रिस्क रेगुलेटरी इंटरवेंशन है। डीरेगुलेशन के बाद भी सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को डिक्टेट करती है। 2022 में ओएमसीज को 8 से ज्यादा महीने पंप प्राइसेस फ्रीज करने पड़े। क्रूड स्पाइक के दौरान हेवी लॉसेस हुए, बाद में सपोर्ट मिला, पर ऐसे डिलेज अर्निंग्स और सेंटिमेंट दोनों को हिट करते हैं। आगे चलकर ऑयल प्राइस सर्च पर प्राइस कैप्स वापस आ सकते हैं, जिससे ओएमसीज पब्लिक पॉलिसी की पिगी बैंक्स बन जाएंगी। साथ ही जुलाई 22 का विंडफॉल टैक्स जो अब स्क्रैप हो चुका है, मार्जिन्स हाई होते ही रिफाइनिंग अर्निंग्स को कट करता था, जो रेगुलेटरी अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाता है। दूसरा, कमोडिटी साइक्लिकलिटी एंड मार्जिन वॉलेटिलिटी। रिफाइनिंग ग्लोबली हाईली साइक्लिकल बिजनेस है। फाइनेंशियल ईयर 23 के एक्सेप्शनल बूम के बाद मार्जिन्स मिड साइकिल लेवल्स पे रिवर्ट हो चुके हैं। रियल रिस्क ये है कि ग्लोबल रिफाइनिंग ओवर सप्लाई फेज में जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर में सब्सटैंशियल नई कैपेसिटी ऑनलाइन आ रही है। हर $1 पर बैरल GRM चेंज इन कंपनीज के एनुअल एबिटा पर मीनिंगफुल इंपैक्ट लाता है। क्रिटिकल तौर पे फाइनेंशियल ईयर 26 में ओएमसीज के लिए एक प्रिंसिपल कंसर्न रशियन क्रूड डिपेंडेंसी है। इंडियन ओएमसीज हेविली डिस्काउंटेड रशियन क्रूड पर काफी निर्भर हो गई हैं, जो अब रिफाइनरी इनटेक का 30 से 38% तक है, और जीआरएम्स को $1 से $1.5 के करीब BBL तक बूस्ट देता है। किसी भी डिस्ट्रप्शन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, यूएस टैरिफ्स या सैंक्शंस की वजह से मिडिल ईस्ट, यूएस या अफ्रीका से कॉस्टली सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मार्जिन्स इरोड होंगे, इंपोर्ट कॉस्ट सालाना $3 से $5 बिलियन तक बढ़ सकती है, और प्रोडक्ट यील्ड्स मिसअलाइन हो सकते हैं। ये डिपेंडेंस ओएमसी प्रॉफिटेबिलिटी को सडन पॉलिसी या मार्केट शिफ्ट्स के लिए वल्नरेबल छोड़ देती है। इसी तरह रुपये की वीकनेस कॉस्ट इन्फ्लेशन कर सकती है, क्योंकि ओएमसी क्रूड USD में खरीदते हैं पर INR में अर्न करते हैं, जिससे इन्वेंट्री लॉसेस और डॉलर डिनोमिनेटेड डेट पर फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस हो सकते हैं। आखिर में एनर्जी ट्रांजिशन एंड EV डिस्ट्रप्शन। इंडिया की ऑयल डिमांड इस डेकेड में ग्रो करेगी, पर 2030s में पीक कर सकती है, जब EV अडॉप्शन, फ्यूल एफिशिएंसी और अल्टरनेटिव फ्यूल्स कंजम्पशन को इरोड करेंगे, जबकि ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज कार्बन प्राइसिंग इंपोज करके लॉन्ग टर्म मार्जिन स्क्वीज कर सकती हैं। अब सवाल ये है, आपको क्या लगता है ओएमसीज अगले फेज में किधर जाएंगी, और ये फोर्सेस उनके फ्यूचर अर्निंग्स और वैल्यूएशंस को कैसे शेप करेंगे?